NIOS 10th सोशल साइंस बुक 2 चैप्टर 19 शीर्षक राज्य स्तर पर शासन। इस पाठ को पढ़ लेने से हम निम्नलिखित तथ्यों को स्पष्ट रूप से समझ सकेंगे। 1. राज्यपाल की नियुक्ति प्रक्रिया, शक्तियां तथा पदस्थिति की व्याख्या कर सकेंगे। 2. राज्यपाल तथा मुख्यमंत्री के बीच संबंधों, राज्य सरकार के वास्तविक प्रमुख के रूप में मुख्यमंत्री की शक्तियों तथा भूमिका का मूल्यांकन कर सकेंगे। 3. राज्य मंत्रिपरिषद की रचना तथा उसकी शक्तियों की व्याख्या कर सकेंगे। 4. राज्य विधायिका की रचना, शक्तियों तथा कार्यों का विश्लेषण कर सकेंगे। 5. उच्च न्यायालय का संगठन तथा उसके अधिकार क्षेत्र एवं अधीनस्थ न्यायालयों के कार्यान्वयन को समझ सकेंगे। 6. राज्य स्तर पर सरकार की आवश्यकता का वर्णन कर सकेंगे तथा नागरिकों एवं उनके दैनिक जीवन पर इसके प्रभाव का विश्लेषण कर सकेंगे। प्रश्न 1. सार्वभौम वयस्क मताधिकार से आप क्या समझते हैं? उत्तर: सार्वभौम वयस्क मताधिकार से अभिप्राय है ऐसे सभी व्यक्ति जिनकी आयु 18 वर्ष पूरी हो चुकी हो, मूल वंश, जाति, धर्म, जन्म स्थान तथा लिंग के भेदभाव के बिना मत देने तथा चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार रखते हैं। प्रश्न 2. राज्यपाल की शक्तियां बताएं। उत्तर: हम राज्यपाल की शक्तियों का वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत कर सकते हैं। 1. कार्यपालिका शक्तियां। संविधान द्वारा राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित की गई है। वह इन शक्तियों का प्रयोग स्वयं अथवा अपने अधीनस्थों के माध्यम से करता है। राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है तथा उसके परामर्श पर राज्य मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है। राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता को भी नियुक्त करता है। वह राज्य में केंद्र सरकार के निर्देशों का अनुपालन तथा संसद द्वारा निर्मित कानून का क्रियान्वयन सुनिश्चित करता है। राज्यपाल मात्र औपचारिक अथवा संवैधानिक प्रधान होता है। अतः व्यवहार में वह अपनी समस्त कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग राज्य मंत्रिपरिषद की सहायता और परामर्श से करता है। 2. विधायी शक्तियां। राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। इस कारण उसकी अनेक विधायी शक्तियां होती है। उदाहरण के लिए: 1. वह राज्य विधानमंडल का सत्र बुलाता है तथा सत्र समाप्त होने की घोषणा करता है। वह प्रत्येक वर्ष राज्य विधानमंडल के प्रथम सत्र को तथा विधानसभा के निर्वाचन के बाद आरंभ होने वाले विधानमंडल के सत्र को संबोधित करता है। 2. वह राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन को संदेश भेज सकता है। वह मुख्यमंत्री के परामर्श पर विधानसभा को भंग भी कर सकता है। 3. वह राज्य विधान परिषद के लगभग 16% सदस्यों को भी मनोनीत करता है। यदि नवगठित विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का उचित प्रतिनिधित्व नहीं होता है तो राज्यपाल उस समुदाय के एक व्यक्ति को विधानसभा का सदस्य मनोनीत कर सकता है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कोई भी विधेयक राज्यपाल के अनुमोदन के बाद ही कानून बनता है। वह राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ रोक सकता है। राज्यपाल राज्य विधानमंडल के 2 सत्रों की अवधि के बीच में अध्यादेश भी जारी कर सकता है। अध्यादेश राज्यपाल द्वारा उस समय जारी किया गया आदेश होता है जब राज्य विधानमंडल का सत्र न चल रहा हो। विधानसभा में उसे 6 महीने के भीतर पास करवाना जरूरी है। 3. वित्तीय शक्तियां। प्रत्येक वर्ष राज्यपाल की तरफ से राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण अथवा बजट वित्त मंत्री द्वारा तैयार किया जाता है और राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। कोई भी धन विधेयक राज्यपाल की अनुमति के बगैर राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। 4. न्यायिक शक्तियां। राज्यपाल राज्य के प्रधान के रूप में राज्य के अधिकार क्षेत्र के तहत किसी भी दंडित व्यक्ति को क्षमा कर सकता है। वह किसी भी दंड को स्थगित कर सकता है या कम कर सकता है। परंतु सैनिक न्यायालय द्वारा दंडित व्यक्ति के संबंध में राज्यपाल को क्षमादान का अधिकार नहीं है। 5. विवेकाधीन शक्तियां। साधारणतया राज्यपाल राज्य मंत्रिपरिषद के परामर्श से कार्य करता है। कुछ विशेष परिस्थितियों में वह मंत्रिपरिषद के परामर्श के बिना भी कार्य कर सकता है। ऐसी शक्तियां जिनका प्रयोग राज्यपाल स्वयं करता है, उन्हें विवेकाधीन शक्तियां कहते हैं। प्रश्न 3. राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियां को बताएं। उत्तर: 1. राज्य कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। 2. मुख्यमंत्री व मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। 3. राज्य महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। 4. राज्यपाल को यह अधिकार है कि वह राष्ट्रपति से संवैधानिक आपातकाल की सिफारिश कर सकता है। इस दौरान राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करता है।
प्रश्न 4, भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता की व्याख्या करें। उत्तर, हर समाज में व्यक्तियों, समूहों के बीच और व्यक्ति या समूह तथा सरकार के बीच विवाद उठते हैं। इन सभी विवादों को कानून के शासन के सिद्धांत के आधार पर एक स्वतंत्र संस्था द्वारा हल किया जाना चाहिए। कानून के शासन का भाव यह है कि धनी और गरीब, स्त्री और पुरुष तथा अगले और पिछड़े सभी लोगों पर एक समान कानून लागू हो। न्यायपालिका की प्रमुख भूमिका यह है कि वह कानून के शासन की रक्षा और कानून की सर्वोच्चता को सुनिश्चित करे। न्यायपालिका व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करती है, विवादों को कानून के अनुसार हल करती है और यह सुनिश्चित करती है कि लोकतंत्र की जगह किसी एक व्यक्ति या समूह की तानाशाही न ले ले। इसके लिए न्यायपालिका किसी भी राजनीतिक दबाव से मुक्त हो। प्रश्न 5, विधान परिषद की संरचना और कार्यकाल बताएं। उत्तर, राज्य विधानमंडल के द्वितीय सदन को विधान परिषद कहा जाता है। विधान परिषद के सदस्यों की संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए। परंतु किसी भी स्थिति में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 40 से कम नहीं होनी चाहिए। यह अंशतः परोक्ष ढंग से निर्वाचित तथा अंशतः मनोनीत सदन है। किसी राज्य की विधान परिषद की संरचना निम्नलिखित ढंग से होती है। 1/3 सदस्य उस राज्य की नगरपालिकाओं, जिला बोर्डों तथा स्थानीय प्राधिकारियों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक मंडलों द्वारा निर्वाचित होंगे। 2/3 सदस्य उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होंगे। 3. कुल सदस्य संख्या का 12वां भाग राज्य में निवास करने वाले ऐसे स्नातकों द्वारा निर्वाचित होगा, जिन्होंने कम से कम 3 वर्ष पूर्व स्नातक की उपाधि प्राप्त की हो। 4. कुल सदस्य संख्या का 12वां भाग राज्य के माध्यमिक और उससे उच्च शैक्षिकी संस्थानों में कम से कम 3 वर्षों से शिक्षण कार्य से जुड़े हुए शिक्षकों द्वारा निर्वाचित होगा। 5. कुल सदस्य संख्या का 6वां भाग राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाएगा। इनमें विज्ञान, कला, साहित्य, समाज सेवा तथा अन्य क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाले व्यक्ति होते हैं। विधान परिषद एक स्थायी सदन है, जिसे भंग नहीं किया जा सकता है। सदस्यों का निर्वाचन और मनोनयन 6 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है। प्रत्येक दूसरे वर्ष इस सदन के 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। रिक्त पदों को भरने के लिए सदस्यों का चुनाव होता है। प्रश्न 6, राज्यपाल की वित्तीय शक्तियों को बताएं। उत्तर, धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही राज्य विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। राज्यपाल राज्य विधानसभा के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे बजट कहते हैं, उसे रखता है। राज्यपाल राज्य वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष पर करता है। यह आयोग स्थानीय स्वशासन की वित्तीय समीक्षा करता है। राज्य के आकस्मिक निधि से किसी अदृश्य मद हेतु अग्रिम भुगतान का अधिकार राज्यपाल को है। अनुदान संबंधी कोई भी मांग बिना राज्यपाल के सिफारिश के सदन में नहीं रखी जा सकती। प्रश्न 7, राज्यपाल के पद के लिए क्या योग्यताएं निश्चित है? उत्तर, राज्यपाल के पद के लिए योग्यताएं निम्नलिखित है। 1. वह भारत का नागरिक हो। 2. वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। 3. वह अपनी नियुक्ति के पश्चात संसद तथा राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं रह सकता। 4. वह अपनी नियुक्ति के पश्चात केंद्र अथवा राज्य सरकार के अधीन किसी अन्य लाभदायक पद पर नहीं रह सकता। प्रश्न 8, राज्यपाल की न्यायिक शक्तियां को बताएं। उत्तर, राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार के अंतर्गत किसी दोष के लिए दिए गए दंड को क्षमा, प्रविलंबन, विराम, परिहार या निलंबित कर सकता है। परंतु वह अब मृत्यु दंड को पूर्णतः क्षमा नहीं कर सकता। राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के समय संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श लेता है। राज्यपाल जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, स्थानांतरण, पदोन्नति आदि उच्च न्यायालय के साथ विचार कर सकते हैं। जिला न्यायाधीशों के अतिरिक्त अन्य न्यायिक आयोग से जुड़े व्यक्तियों को नियुक्त करते समय राज्यपाल राज्य के उच्च न्यायालय और राज्य लोक सेवा आयोग से विचार करते हैं। प्रश्न 9, मुख्यमंत्री के प्रमुख कार्यों को बताएं। उत्तर, मुख्यमंत्री राज्य सरकार का वास्तविक मुखिया है। उसी की सिफारिश पर मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करता है। राज्य सरकार के कानून तथा नीतियां बनाने में मुख्यमंत्री की भूमिका प्रमुख होती है। राज्यपाल और मंत्रिमंडल के बीच संचार का एकमात्र सेतु मुख्यमंत्री होता है। मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए सभी निर्णयों के बारे में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार राज्यपाल को है। प्रश्न 10, विधानसभा और विधान परिषद की सदस्यता हेतु योग्यताएं बताएं।
उत्तर, विधानमंडल के दोनों सदनों में सदस्य बनने के लिए व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यताओं का होना आवश्यक है। 1. भारत का नागरिक हो। 2. वह उसने 25 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो विधानसभा की सदस्यता हेतु, अथवा 30 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो विधान परिषद की सदस्यता हेतु। 3. सरकारी सेवा में न हो। 4. किसी संसदीय कानून द्वारा निर्धारित अन्य योग्यताओं को धारण करता हो। प्रश्न 11. राज्यपाल का कार्यकाल क्या है? उत्तर, राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित है, परंतु उसे पद की सुरक्षा प्राप्त नहीं है और वह अपनी नियुक्ति तथा पदच्युति के लिए केंद्रीय सरकार की इच्छा पर निर्भर है। राष्ट्रपति उसे 5 वर्ष से अधिक भी पद पर रख सकता है और 5 वर्ष पूरे होने से पहले भी जब चाहे बिना कारण बताए अपदस्थ कर सकता है। इस प्रकार राज्यपाल राष्ट्रपति के इच्छापर्यंत ही अपने पद पर रहता है। प्रश्न 12. उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार बताएं। उत्तर, किसी उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का विस्तार संबंधित राज्य या राज्यों का संघ शासित क्षेत्रों की प्रादेशिक सीमा तक होगा। उच्च न्यायालय को प्रारंभिक तथा अपील संबंधी क्षेत्राधिकार प्राप्त होता है। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अधीन कुछ खास किस्म के मुकदमे सीधे उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए जा सकते हैं। अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध उच्च न्यायालय के समक्ष अपील की जाती है। उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों तथा उच्च वैधानिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के संबंध में प्रारंभिक क्षेत्राधिकार प्राप्त होता है। इस संबंध में उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है। उच्च न्यायालय अपने प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अधीन संसद तथा राज्य विधानमंडल के चुनावों से संबंधित याचिकाओं पर भी सुनवाई कर सकता है। प्रश्न 13. मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है? उत्तर, मुख्यमंत्री की नियुक्ति। राज्य में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। राज्यपाल विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही इस पद पर नियुक्त करता है और अपनी इच्छा तथा विवेक से काम लेने का अवसर उसे कम ही मिलता है। जब विधानसभा में किसी भी दल का स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो या बहुमत दल अपना नेता चुनने में असफल हो तो राज्यपाल स्वविवेक से काम लेकर मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। प्रश्न 14. रिट का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। उत्तर, रिट यह एक न्यायिक आदेश है जो किसी व्यक्ति के अधिकार की रक्षा के उद्देश्य से उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है। यदि उच्च न्यायालय को यह लगता है कि उसके अधीनस्थ किसी न्यायालय में लंबित किसी मामले से कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न जुड़ा हुआ है, तो वह उस मामले को अपने पास मंगा सकता है। वह स्वयं उसका निपटारा कर सकता है अथवा अपने निर्देशों के साथ मामले को पुनः संबंधित अधीनस्थ न्यायालय के पास निपटारे हेतु भेज सकता है। उच्च न्यायालय एक अपीलीय न्यायालय भी है। जिला स्तर पर स्थित सभी अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध उच्च न्यायालय को अपील सुनने का अधिकार है। दीवानी मामलों में जिला न्यायाधीश के निर्णयों के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। यदि सत्र न्यायालय ने 7 वर्ष या इससे अधिक का कारावास दिया हो, तो उसके विरुद्ध उच्च न्यायालय के समक्ष अपील की जा सकती है। किसी सत्र न्यायालय द्वारा दिए गए मृत्युदंड की पुष्टि अनिर्वायत उच्च न्यायालय द्वारा की जानी चाहिए। उच्च न्यायालय को उसके क्षेत्राधिकार के अधीन आने वाले सभी अधीनस्थ न्यायालयों के ऊपर नियंत्रण और अधीक्षण की शक्ति प्राप्त होती है। उच्च न्यायालय राज्य का अभिलेख न्यायालय भी होता है। सभी अधीनस्थ न्यायालय उच्च न्यायालय के निर्णयों का अनुपालन करते हैं। उच्च न्यायालय अवमानना या असम्मान के लिए किसी को भी दंडित कर सकता है। प्रश्न 15. मुख्यमंत्री के प्रमुख कार्यों की व्याख्या कीजिए। उत्तर, राज्य में मुख्यमंत्री सरकार का प्रमुख होता है और उसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। वह निम्नलिखित कार्य करता है। 1. मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा मंत्रिपरिषद के सदस्यों के बीच मंत्रालयों के आवंटन के लिए राज्यपाल को सलाह देता है। 2. राज्य मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है तथा साथ ही विभिन्न मंत्रियों का कामकाज में समन्वय स्थापित करता है। 3. राज्य के लिए नीतियों और कार्यक्रमों के निर्माण का मार्गदर्शन करता है तथा राज्य विधायिका में मंत्रियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले विधेयकों का अनुमोदन करता है। 4. मंत्रिपरिषद तथा राज्यपाल के बीच वह एकमात्र कड़ी है। वह मंत्रिपरिषद द्वारा प्रशासन से संबंधित लिए गए सभी निर्णयों तथा विधान के लिए प्रस्तावों से राज्यपाल को अवगत कराता है। 5. राज्यपाल की इच्छानुसार वह ऐसा कोई भी मामला जिस पर किसी मंत्री द्वारा कोई निर्णय ले लिया गया है अथवा मंत्रिपरिषद के विचाराधीन है, तो उसे पूरे मंत्रिपरिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत करता है। तो कुल मिलाकर इस पाठ से हमने क्या क्या जानकारियां प्राप्त की। 1. भारत में एक संघीय व्यवस्था है।
इसीलिए यहाँ केंद्र तथा राज्य दोनों स्तरों पर सरकारें हैं। दोनों स्तरों की सरकारों का गठन तथा उनके कार्य संसदीय पद्धति के सिद्धांतों पर आधारित है। 2. राज्यपाल राज्य का प्रमुख होता है। उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। संविधान के अनुसार उसे व्यापक कार्यकारी, विधायी, वित्तीय एवं विवेकाधीन अधिकार प्राप्त है। किंतु वास्तव में विवेकाधीन अधिकारों को छोड़कर अन्य सभी अधिकारों का प्रयोग वह मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करता है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद ही राज्य में वास्तविक कार्यपालिका है। यह ठीक ही कहा गया है कि मुख्यमंत्री ही राज्य सरकार का वास्तविक प्रमुख है। 3. भारत के अधिकतम राज्यों में एक सदनीय विधायिका है। कुछ राज्यों की विधायिका द्विसदनीय है। राज्य विधायिका के 2 सदन हैं, विधानसभा तथा विधान परिषद। एक सदनीय विधायिका वाले राज्यों में केवल विधानसभा होती है। राज्य विधायिका का प्रमुख कार्य कानून बनाना है। इसके अतिरिक्त राज्य की विधानसभा मंत्रिपरिषद को भी नियंत्रित करती है। 4. उच्च न्यायालय राज्य स्तर की न्यायपालिका के शीर्ष पर स्थित है। उच्च न्यायालय को प्राथमिक एवं अपीलीय अधिकार क्षेत्र प्राप्त हैं। अधीनस्थ न्यायालय दीवानी, फौजदारी तथा राजस्व के मामलों की सुनवाई करते हैं। प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद। Disclaimer. This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes.